माधोपुर गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट के साथ होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही हरि प्रसाद अपने खेत की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनका जवान बेटा किशन अभी भी चारपाई पर खर्राटे मार रहा था। किशन को दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी। काम के नाम पर वो दिन भर गांव की गलियों में आवारागर्दी करता था। अरे ओ किशन, उठ जा अब। सूरज सिर पर चढ़ाया है, खेत में पानी देना है, हल चलाना है, और तू यहाँ खर्राटे मार रहा है। बापू, अभी तो ढंग से सुबह भी नहीं हुई है, थोड़ा सोने दो ना। खेत तो वहीं रहेगा, भाग थोड़ी जाएगा। तेरी यही लापरवाही मुझे खाए जा रही है। मेरी उम्र ढल रही है, हड्डियां जवाब दे रही हैं, और तू है कि दिन रात बस समय बर्बाद करता रहता है। कल को हम नहीं रहेंगे तो क्या खाएगा? अरे छोड़ो भी, सुबह सुबह क्यों बच्चे पर बरस रहे हो? थक गया होगा दिन भर घूमकर। तू ही इसे बिगाड़ रही है जानकी। 20 साल का हट्टा कट्टा जवान है, पर काम के नाम पर ठन ठन गोपाल। बापू, काम मुझसे नहीं होता तो क्या हुआ? खाना तो ऐसा बनाता हूँ कि गांव भर के लोग उंगलियां चाटते रह जाए। रुको, आज मैं तुम्हारे लिए मट्ठे की ऐसी चटपटी कड़ी बनाता हूँ कि तुम अपनी डांट भूल जाओगे। कढ़ी से पेट भरेगा पर जेब नहीं किशन। फसल अच्छी नहीं हुई तो कढ़ी में डालने के लिए बेसन भी नसीब नहीं होगा। किशन अपने बापू की बातों को अनसुना करके रसोई में घुस गया। उसने कढ़ाई निकाली, उसमें ताजा दही, बेसन, बारीक कटी हरी मिर्च और हींग का तड़का लगाया। कढ़ी की महक जैसे ही आंगन में फैली, हरि प्रसाद का गुस्सा थोड़ा ठंडा होने लगा। लो बापू, जरा चक्कर तो देखो। ऐसी कढ़ी पूरे माधोपुर में कोई बना दे तो कहना। वाह किशन, सच में बहुत स्वाद बनी है। तेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है बेटा। स्वाद अपनी जगह है किशन, और मेहनत अपनी जगह। जा, अब कम से कम बैल को चारा तो डाल दे। दोपहर ढल चुकी थी। किशन चारा डालकर फिर से पीपल के पेड़ के नीचे अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने चला गया था। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता दुखी बैठे थे। माँ, आज रात के खाने में क्या बन रहा है? बड़ी तेज भूख लगी है। बेटा, आज घर में केवल थोड़े से चावल बचे हैं। आटा खत्म हो गया और तेल का डिब्बा भी खाली है। क्या आटा खत्म हो गया? बापू, तुम तो कल मंडी गए थे ना? मंडी गया था बेटा, पर फसल का दाम इतना कम मिला कि बीज और खाद वाले का कर्जा चुकाने में ही सारे पैसे खत्म हो गए। अब अगली फसल के लिए खेत में डालने को नया बीज भी नहीं है। तो क्या हुआ बापू, 2 दिन सूखी रोटी खा लेंगे, या फिर मैं किसी के खेत से थोड़ी साग सब्जी तोड़ लाता हूँ, बढ़िया चटपटी सब्जी बना देता हूँ। ये कोई हंसी मजाक नहीं है। अगले महीने बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। अगर इस बार खेत में धान नहीं बोया तो हम भूखे रह जाएंगे। तू दिन भर गांव में घूमकर समय बर्बाद करता है, तुझे क्या खबर कि घर कैसे चलता है? बापू, मैं तो बस माहौल हल्का कर रहा था। शांत हो जाइए जी, किशन अभी नादान है। लेकिन किशन, तेरे बापू ठीक कह रहे हैं। खेती ही हमारा एकमात्र सहारा है। अगर खेत में फसल नहीं लहलहाई तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। बापू, तो अब तुम क्या करोगे? बीज खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? शहर के सेठ धनपत लाल के पास जाना पड़ेगा। गांव में वही एक इंसान है जो ब्याज पर पैसे देता है, लेकिन उसकी शर्तें बहुत सख्त होती हैं। सेठ धनपत? बापू, वो इंसान ठीक नहीं है। गांव के लोग कहते हैं कि वो छल कपट से गरीबों की जमीन हड़प लेता है। जानता हूं बेटा, पर अगर खेत खाली रह गए तो हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। कल सुबह मुझे सेठ के हवेली पर जाना ही होगा। उस रात किशन पहली बार देर तक जगता रहा। भले ही वो काम से जी चुराता था, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर छाई लाचारी की लकीरें उसे अंदर ही अंदर दुख रही थी। सुबह सूरज निकलते ही हरि प्रसाद सेठ धनपत लाल की हवेली की तरफ निकल पड़े। अरे आओ आओ हरि प्रसाद, आज अचानक इस गरीब खाने में कैसे कदम रख दिए? प्रणाम सेठ जी। इस बार बारिश का मौसम सिर पर है और खेत में धान की बुआई करनी है, लेकिन घर में बीज और खाद खरीदने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तो पैसों की जरूरत है तुम्हें, पर हरि प्रसाद, तुम तो जानते ही हो कि धनपत लाल बिना किसी सबूत या जमानत के किसी को धेला भी नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास तो बस एक छोटा सा खेत और घर है। मेरी उम्र ढल चुकी है, बेटा अभी नादान है।
अगर इस बार बुआई नहीं हुई तो हम सब दाने दाने को तरस जाएंगे। मुझे बस 20,000 रुपए का कर्ज दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 3 महीने के भीतर तुम्हें मुझे 25,000 रुपए लौटाने होंगे। अगर फसल कटने के बाद तुम मेरा पूरा पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारा वो खेत सीधा मेरे नाम हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? सेठ जी, 5,000 रुपए ब्याज, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर फसल में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो मैं क्या करूंगा? लेना है तो लो हरिप्रसाद, वरना रास्ता नापो। मेरे पास फालतू समय नहीं है। वैसे भी तुम्हारी उस सूखी जमीन पर कौन दांव लगाएगा? ये तो मेरी दरिया दिली है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे अपने खेत और भगवान पर भरोसा है। फसल अच्छी होगी तो मैं आपका सारा कर्जा समय पर चुका दूंगा। सेठ ने पैसों की थैली उनको दे दी। हरिप्रसाद भारी मन से पैसे लेकर घर लौटे, लेकिन उनके दिल में एक अनजाना डर बैठ चुका था। सेठ से कर्ज मिलने के बाद हरिप्रसाद ने बिना समय गवाए खेत में जाकर पसीना बहाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ हफ्तों में खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। हरी फसल को देखकर हरिप्रसाद और जानकी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई थी। देखिए जी, भगवान ने हमारी सुन ली। इस बार धान की फसल कितनी घनी और हरी हुई है। सेठ का कर्जा भी उतर जाएगा और किशन के लिए भी कुछ पैसे बच जाएंगे। हाँ जानकी, बस 2 हफ्ते मौसम ऐसा ही रहा और सही समय पर कटाई हो गई तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। किशन को भी शहर भेजकर कोई ढंग का काम सिखा दूंगा। बापू, फसल कटने दो, फिर मैं शहर से नया पतीला और गरम मसाले लाऊंगा। देखना फिर मैं कैसी मसालेदार कढ़ी पकाता हूँ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम अचानक आसमान में काले बादल घिराए। ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते खेतों में पानी भरने लगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया। रोक दो इस बारिश को, मेरी पूरी मेहनत पानी में बह जाएगी। हे प्रभु, दया करो। हमारे पास बस हमारी फसल ही एक सहारा है। गरीब पर इतना अत्याचार मत करो। बापू, शांत हो जाओ। बारिश है, थोड़ी देर में रुक जाएगी। तुम हिम्मत मत हारो। पूरी रात तेज बारिश होती रही। जब अगली सुबह सूरज निकला तो हरिप्रसाद खेत की ओर गया। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूब चुका था और धान की ज्यादातर फसल मिट्टी में मिल चुकी थी। बस ऊंचे हिस्से में थोड़ी सी धान की फसल बची थी, जो पूरे परिवार का पेट भरने के लिए भी काफी नहीं थी। सब बर्बाद हो गया। मेरी मेहनत, मेरा पसीना, मेरे सपने सब बह गए। अब सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो मेरी जमीन छीन लेगा। बापू, माँ, रो मत। हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। भारी बारिश के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। तय समय के अनुसार ब्याज और मूलधन वसूलने के लिए सेठ धनपत लाल अपने 2 आदमियों के साथ हरिप्रसाद के घर आ धमका। ओ हरिप्रसाद, बाहर निकल। बहुत दिन आराम फरमा लिया। अब मेरा 25,000 रुपए निकाल, वरना आज तेरी हवेली, मतलब तेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी को नीलाम कर दूंगा। दया कीजिए सेठ जी, आपने तो देखा ही है, इस बार बेमौसम बारिश ने पूरा खेत बर्बाद कर दिया। हाथ में ढेला भर अनाज भी नहीं आया। मुझे तेरी फसल और मौसम से कोई लेना देना नहीं है हरिप्रसाद। मैंने तुझे पैसे फसल के लिए नहीं, ब्याज कमाने के लिए दिए थे। अगर पैसे नहीं हैं तो अभी के अभी अपना ये घर और वो जमीन मेरे नाम लिख दे। सेठ जी, हम पर तरस खाइए। अगर घर और जमीन छीन ली तो इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? तरस? धनपत लाल के बही खाते में दया शब्द नहीं लिखा होता। तू और तेरा ये निकम्मा बेटा क्या करेंगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जब औकात ना हो तो कर्ज लेने का शौक नहीं पालना चाहिए। अपने माँ बाप का ये सरेआम अपमान किशन सहन न कर सका। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। बस कीजिए सेठ जी, अपनी जबान को लगाम दीजिए। मेरे बापू और माँ से इस तरीके से बात करने की हिम्मत मत कीजिए। अरे वाह, ये आवारा कौवा भी अब बोलने लगा। तू क्या करेगा बे निकम्मे? तेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है। आपने मेरे बापू को 3 महीने का वक्त दिया था। मैं वादा करता हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर आपका सारा कर्जा पाई पाई समेत आपके सामने लाकर रखूंगा। किशन के मुंह से ये बात सुनकर सब दंग रह गए।
जो लड़का दिन भर आवारागर्दी करता था, उसने सेठ धनपत लाल जैसी बड़ी हस्ती के सामने 25,000 रुपए चुकाने की खुली चुनौती दे दी थी। किशन, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? एक महीने में 25,000 रुपए? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई चोरी थोड़ी ना करनी है। बापू, तुम शांत रहो। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, पर अब बहुत हुआ। मैं अपने जीते जी तुम्हारा और माँ का अपमान नहीं होने दूंगा। सुन रहे हो भाइयों, ये आवारा किशन एक महीने में 25,000 रुपए देगा। ठीक है किशन, तेरी ये अकड़ मुझे पसंद आई। मैं तुझे पूरे 30 दिन का समय देता हूँ। सेठ जी, थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए। इतने कम समय में एक दिन भी ज्यादा नहीं मिलेगा, पर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगले महीने की इसी तारीख को अगर मुझे पूरे 25,000 रुपए नहीं मिले तो मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। उसी वक्त तुम्हारा ये घर जब्त होगा और तुम सबको सड़क पर धकेल दिया जाएगा। शर्त मंजूर है सेठ जी। अगले महीने की इसी तारीख को आप अपने पूरे पैसे गिन लीजिएगा, पर तब तक हमारे घर की तरफ दोबारा पाँव मत रखिएगा। सेठ धनपत लाल अपनी अकड़ दिखाता हुआ अपने चमचों के साथ चला गया। किशन, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? एक महीने में इतने पैसे कमाना नामुमकिन है। अब तो हमारा बेघर होना तय है। बापू, मुझे मेरी लापरवाही के लिए माफ कर दो। मैं अब तक सो रहा था, पर आज सेठ की बातों ने मुझे जगा दिया है। आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपना घर नीलाम नहीं होने दूंगा। मैं मेहनत करूंगा और पैसे कमा कर दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही किशन गांव के पीपल के पेड़ के पास बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। 25,000 रुपए एक महीने में कमाना आसान काम नहीं था। तभी जानकी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने एक पुरानी सूती कपड़े की पोटली किशन की तरफ बढ़ा दी। ले किशन बेटा, इसे खोल कर देख। माँ, ये तो तुम्हारे सोने की आखिरी 2 कंगन हैं। बापू कहते थे कि ये तुम्हारी नानी की आखिरी निशानी है। तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? घर और जमीन से बढ़कर कोई गहना नहीं होता बेटा। जब घर ही छीन जाएगा तो मैं इन कंगनों का क्या करूंगी? मुझे पता है तुझे खाना पकाने का बहुत शौक है और तेरे हाथ में स्वाद भी है। तू इन कंगनों को साहूकार के पास गिरवी रख और अपना काम शुरू कर। नहीं माँ, मैं तुम्हारे कंगन कभी नहीं बेचूंगा। बापू को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे। बेच नहीं रहा है किशन, सिर्फ गिरवी रख रहा है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। तू मेहनत करेगा तो ये कंगन बहुत जल्द वापस मेरी कलाई में होंगे। जा बेटा, अपने हुनर को अपनी ताकत बना। किशन कंगन लेकर पड़ोस के गांव के एक सुनार के पास गया। वहां कंगन गिरवी रखकर उसे 10,000 रुपए मिले। किशन सीधे बाजार गया और उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला, बड़ा पतीला, चूल्हा, कटोरी, चम्मच और कढ़ी बनाने का सारा जरूरी सामान खरीदा। फिर उसने घर आकर खेत में बची चावल की फसल को साफ करके चावल तैयार किए। बापू देखना, आज किशन की कढ़ी चावल का जादू पूरे गांव पर चलेगा। खेत की फसल भले ही डूब गई हो, पर ये बचे हुए चावल हमारी किस्मत चमकाएंगे। भगवान तेरी मेहनत को सफल करे बेटा, बस ईमानदारी से काम करना। शाम ढलते ही किशन ने गांव के मुख्य चौराहे पर अपना नया ठेला लगाया। उसने ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था चटपटी कढ़ी चावल। किशन ने ताजी दही, बेसन, बारीक कटी हरी मिर्च और मसालों का ऐसा तड़का लगाया कि उसकी सोंधी सोंधी महक पूरे चौराहे पर फैल गई। खुशबू सूंघकर गांव वाले और राहगीर ठेले की तरफ खींची चली आई। अरे ओ किशन, ये किस चीज की महक आ रही है? बड़ी जबरदस्त खुशबू है भाई। काका, ये किशन के चटपटे कढ़ी चावल हैं। आज पहला दिन है, जरा चक्कर तो बताओ कैसी बनी है। वाह किशन वाह, क्या बात है। ऐसी चटपटी और स्वादिष्ट कढ़ी तो मैंने आज तक किसी शादी ब्याह में भी नहीं खाई। चावल भी कितने खिले खिले हैं। देखते ही देखते किशन के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिसको भी एक प्लेट मिलती वो किशन के जायके की तारीफ करते नहीं थकता था। रात 9 बजे तक किशन का पूरा पतीला खाली हो चुका था और उसकी जेब में पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई जमा हो गई थी। दूर चौराहे के कोने में खड़ा सेठ धनपत लाल का खास आदमी मंगरू ये सारा नजारा देख रहा था। उसने तुरंत जाकर सेठ को पूरी खबर दी। सेठ जी, गजब हो गया। वो आवारा किशन चौराहे पर कढ़ी चावल का ठेला लगा रहा है। क्या? कढ़ी चावल का ठेला? उसके पास पैसे कहाँ से आए? पता नहीं सेठ जी, पर पूरे गांव के लोग उसकी दुकान पर टूट पड़े थे। एक ही शाम में उसने सारा माल बेच दिया। अगर
अगर उसकी ऐसी ही कमाई होती रही तो वो 1 महीने में आपका पूरा 25,000 रुपए चुका देगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे वो 25,000 रुपए नहीं, हरि प्रसाद का घर और जमीन चाहिए। उस जमीन के नीचे हाईवे की नई सड़क निकलने वाली है, उसकी कीमत लाखों में है। किशन का ये ठेला मुझे हर हाल में बंद करवाना होगा। किशन के कढ़ी चावल का ठेला दिन प्रतिदिन मशहूर होता जा रहा था। लगातार 5 दिनों की अच्छी कमाई ने किशन के परिवार में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी थी। लेकिन दूसरी तरफ सेठ धनपत लाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। किशन की सफलता उसकी षड्यंत्र की आड़े आ रही थी। तभी उसने किशन का हौसला तोड़ने की एक योजना बनानी शुरू कर दी। समझ गए ना तुम सब? मुझे वो आवारा किशन चौराहे पर मुस्कुराता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आज आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा होगा, तुम लोग चौराहे पर जाना और उसके ठेले को चकनाचूर कर देना। समझ गया सेठ जी, आज रात ऐसा काम होगा कि कल सुबह किशन के चेहरे की हंसी पूरी तरह गायब हो जाएगी। रात के करीब 2 बजे जब पूरा माधोपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था, मंगरू और उसके साथी किशन के घर के बाहर पहुंचे और किशन के ठेले को तहस नहस कर दिया। ठेले को तोड़कर वे अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला, किशन हमेशा की तरह उत्साह के साथ घर के बाहर निकला, लेकिन वहां का नजारा देखते ही वो हैरान रह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने हमारे पेट पर लात मार दी? हमारी तो पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। किशन बेटा, ये कौन दुश्मन है जो हमारी खुशियों को नजर लगा रहा है? अब हम कैसे काम करेंगे? ये काम किसी और का नहीं, सिर्फ सेठ धनपत लाल का है बापू। वो चाहता है कि मैं हार मान लूं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठेला टूटने के बावजूद किशन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत आंगन में रखी अपनी पुरानी बड़ी लकड़ी की टेबल निकाली। किशन, ये टेबल कहाँ ले जा रहा है बेटा? बापू, सेठ ने मेरा ठेला तोड़ा है, मेरा हुनर और मेरा हौसला नहीं। अगर ठेला नहीं है तो आज से किशन इसी टेबल पर कढ़ी चावल बेचेगा। दुकान जगह से चलती है बापू, 4 पहियों से नहीं। शाबाश मेरे शेर, मैं घर का दूसरा पता साफ कर देती हूँ। किशन ने उसी चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे वो बड़ी टेबल सजा दी। उस पर पतीला रखा और फिर से ताजी कढ़ी और खिले खिले चावल तैयार किए। जब गांव वालों ने देखा कि ठेला टूटने के बावजूद किशन मुस्कुराते हुए फिर से काम पर खड़ा है, तो लोगों के दिल में उसकी प्रति इज्जत और बढ़ गई। वाह किशन, मान गए तेरी हिम्मत को। जिस किसी ने भी तेरे साथ ये हरकत की है, उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आज मैं अपने पूरे परिवार के लिए कढ़ी चावल ले जाऊंगा। धन्यवाद काका, आप लोगों का प्यार ही मेरी असली ताकत है। उस दिन गांव वालों ने किशन का समर्थन करने के लिए दूर दूर से आकर कढ़ी चावल खरीदे। जो लोग रोज 1 प्लेट खाते थे, वो अपने घर वालों के लिए भी पैक करवाने लगे। शाम होते होते किशन की बिक्री पहले से 2 गुनी हो गई। टेबल पर कढ़ी चावल बेचने का ये नया अंदाज लोगों को और भी भा गया। सेठ जी, क्यों मंगरू, रो रहा होगा ना वो किशन आज? नहीं सेठ जी, वो तो टेबल लगाकर कढ़ी चावल बेच रहा है और आज तो पूरे गांव की भीड़ उसके पास उमड़ पड़ी है। उसकी कमाई कल से भी ज्यादा हो गई है। क्या वो किशन हार मानने को तैयार ही नहीं है? अब मुझे कुछ और करना होगा। अगर उसकी दुकान की साख ही खत्म कर दूं, तो लोग उसका खाना खाना बंद कर देंगे। टेबल लगाकर काम शुरू करने के बाद किशन का व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा था। उसके कढ़ी चावल की चर्चा अब पास के पड़ोसी गांवों में भी होने लगी थी। लेकिन सेठ धनपत लाल अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने किशन के कढ़ी चावल के काम को हमेशा के लिए बदनाम करने की एक आखिरी साजिश रची। ले सुखिया, ये 500 रुपए रख। आज शाम को तू किशन के ठेले पर जाएगा और सबके सामने बड़े चाव से कढ़ी चावल खाएगा। और फिर क्या करना है सेठ जी? कढ़ी चावल खाते ही तू पेट में दर्द का नाटक करेगा। चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि किशन के कढ़ी चावल में मिलावट है, इसे खाकर तेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। बस फिर देखना, गांव वाले खुद ही उसकी दुकान बंद करवा देंगे, साथ ही उसे गांव से निकाल देंगे। शाम के समय चौराहे पर हमेशा की तरह किशन की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी।
योजना के अनुसार सुखिया वहां पहुंचा और उसने कढ़ी चावल की एक प्लेट ली। 2 निवाले खाते ही वो अचानक पेट पकड़कर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अरे बाप रे, उफ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बचाओ! इस किशन ने कढ़ी में कुछ मिला दिया है। क्या हुआ सुखिया को? क्या सच में कढ़ी में कोई खराबी है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो रोज यही कढ़ी खुद भी खाता हूँ और सबको खिलाता हूँ। सुखिया भाई, तुम शांत हो जाओ। तभी गांव के बुजुर्ग वैद्य जी भीड़ बाहर आई। उन्होंने सुखिया की नाड़ी पकड़ी और उसकी आंखों को देखा। वैद्य जी तुरंत समझ गए कि सुखिया सिर्फ पेट दर्द का नाटक कर रहा है। ओ सुखिया, तेरी नाड़ी तो एकदम ठीक चल रही है। न चेहरा पीला पड़ा है और न ही पेट में कोई ऐंठन है। तू झूठ बोल रहा है। सच बता, तुझे नाटक करने के लिए किसने पैसे दिए? सुखिया भाई, अगर कढ़ी खराब होती तो यहाँ खड़े लोगों को भी तकलीफ होती। सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मुझे माफ कर दो वैद्य जी, माफ कर दो किशन भाई। मुझसे गलती हो गई। मुझे सेठ धनपत लाल जी ने 500 रुपए देकर ये नाटक करने को कहा था ताकि तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। सुखिया का सच सुनते ही किशन सीधा सेठ की हवेली की तरफ निकल गया। क्यों मंगरू, काम हो गया? किशन का कढ़ी चावल बंद हुआ या नहीं? तभी किशन हवेली के मुख्य दरवाजे को पार करता हुआ अंदर आया। उसके पीछे गांव के और लोग भी खड़े थे। सेठ धनपत लाल जी, ये लीजिए अपने पूरे 25,000 रुपए। एक एक रुपया ईमानदारी की कमाई का है। क्या 25,000 रुपए? पर अभी तो 1 महीना पूरा होने में 3 दिन बाकी हैं। तू इतने पैसे कहां से लाया? ये मेरी माँ के आशीर्वाद, बापू के भरोसे और मेरी मेहनत की कमाई है सेठ जी। आपने मेरा ठेला तोड़ा, मुझे बदनाम करने के लिए पेट दर्द का नाटक करवाया, पर सच्चाई और मेहनत को आप कभी नहीं हरा पाए। पूरे 25,000 रुपए हैं। मेरी सारी चालें नाकाम हो गई। हाईवे वाली कीमती जमीन मेरे हाथ से निकल गई। आज से हमारा और आपका हिसाब खत्म। आइंदा मेरे परिवार या गांव के किसी गरीब किसान पर अपनी गंदी नजर मत डालना, वरना पूरा गांव मिलकर आपकी हवेली की ईंट से ईंट बजा देगा। सेठ धनपत लाल चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसका सदियों पुराना अहंकार और घमंड किशन की मेहनत के सामने चकनाचूर हो चुका था। जिसके बाद किशन मुस्कुराते हुए हवेली से बाहर निकल गया। कर्ज चुकता होने के बाद किशन का कढ़ी चावल का कारोबार और ज्यादा मशहूर हो गया। उसने अपनी मेहनत से अपनी माँ के सोने के कंगन गिरवी से छुड़ा लिए थे और गांव के मुख्य चौराहे पर एक पक्की दुकान खोल ली थी। दूसरी तरफ गांव वालों ने सेठ धनपत लाल से कर्ज का लेन देन करना पूरी तरह बंद कर दिया था। मंगरू, ये क्या हो रहा है? 3 महीने से एक भी किसान कर्ज लेने नहीं आया। सब उस किशन की तारीफ करते नहीं थकते। सेठ जी, पूरे इलाके में आपकी बहुत थू-थू हो चुकी है। अब कोई भी किसान अपनी जमीन आपके पास गिरवी रखने को तैयार नहीं है। और तो और शहर से आने वाले बड़े-बड़े व्यापारी भी अब सीधे किशन के ढाबे पर ही रुकते हैं। कुछ ही दिनों बाद सेठ धनपत लाल का इकलौता जवान बेटा शहर से गांव लौटा, जिसे एक बीमारी थी। वो कुछ भी खाता पर उसे पचता नहीं था। बापू, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। शहर की महंगी दवाइयों से मेरा पेट खराब हो रहा है। मुझे कोई साधारण और सादा खाना खिला दो, जिससे मेरे पेट को ठंडक मिले। बेटा, तू जो कहेगा मैं वही लाऊंगा। शहर के सबसे बड़े होटल से खाना मंगवाता हूँ। तू बस हिम्मत रख। नहीं बापू, होटल का मसालेदार खाना मुझे और बीमार कर देगा। जब मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा था तो गाड़ी में मुझे एक सौंधी सी महक आई थी। लोग कह रहे थे कि चौराहे पर किशन नाम का कोई लड़का चटपटे कढ़ी चावल बनाता है। मुझे वही खाना है बापू। सेठ धनपत लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर बेटे की बिगड़ती हालात और उसकी जिद के आगे सेठ धनपत लाल का सारा घमंड पल भर में चूर-चूर हो गया। वो भारी मन से किशन की दुकान की ओर चल पड़ा। आइए सेठ धनपत लाल जी, आज हमारी दुकान पर कैसे आना हुआ? क्या फिर से कोई कर्ज का हिसाब बाकी रह गया है? सेठ जी, अब तो हमारा सारा कर्जा उतर चुका है। फिर आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? हरि प्रसाद, किशन बेटा, मुझे माफ कर दो। आज मैं यहाँ एक घमंडी सेठ बनकर नहीं, बल्कि एक लाचार बाप बनकर आया हूँ। सेठ जी,
आप रो रहे हैं? क्या बात हुई? किशन बेटा, मेरा बेटा शहर से बहुत बीमार होकर आया है। उसने हफ्तों से ठीक से कुछ नहीं खाया। आज उसने तेरे हाथ की कढ़ी चावल खाने की जिद की है। मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किए, तेरा ठेला तोड़ा, तुझे नीचा दिखाया, तुझे बदनाम करने की भी कोशिश की। पर आज मेरे बेटे की खातिर मुझे माफ कर दे और एक प्लेट कढ़ी चावल दे दे। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। गांव के कुछ लोग कहने लगे कि सेठ को धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन किशन ने ऐसा कुछ नहीं किया। सेठ जी, आप मेरे पिता की उम्र के हैं और आपके बेटे की बीमारी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। किशन ने तुरंत एक साफ सुथरे बर्तन में चटपटी कढ़ी निकाली और साथ में गरम गरम खिले चावल पैक करके सेठ को थमा दिए। उसने सेठ से 1 रुपया भी लेने से इनकार कर दिया। ये भोजन मेरी तरफ से आपके बेटे के लिए दुआ है सेठ जी, इसे ली जाइए। भगवान करे वो जल्द ही ठीक हो जाए। किशन बेटा, तू दिल का बहुत अमीर है। तेरी इस अच्छाई ने मेरी आंखें खोल दी हैं। पैसों का घमंड तो मिट जाता है, पर इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। आज से मैं वादा करता हूँ कि गांव के किसी भी गरीब किसान को कभी परेशान नहीं करूंगा। किशन के कढ़ी चावल ने न केवल उसके परिवार को गरीबी के दलदल से निकाला, बल्कि एक लालची सेठ को भी इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।